राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होते हैं आपके यहाँ, श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर विराजमान मान्यवर श्री दत्ता जी, श्री पांडे जी, श्री रुद्रनारायण पणी जी, मनोज जी और हमारे संसद में सहयोगी श्री कासवा जी, मोर्चों के प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी और इस सभागार में समुपस्थित वो अभी बाद में आएंगे, इस समय तो वो इन एब्सेंशिया में हैं उन्होंने कह दिया, वो कह रहे हैं कि विजय जी, मैंने कहा उनका असली बाद में है इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। और वैसे अभी वो मजदूर बने नहीं हैं पूरे तौर पे, बन जाए तो अच्छा है। और इस सभागार में समुपस्थित बहनों भाइयों, छायाकार और पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता मजदूर महासंघ की पृष्ठभूमि के बारे में प्रहलाद जी ने अभी आपको कुछ बताया है। मुझे कभी कभी एक प्रश्न मन में उठता रहा है कि ये मजदूर नाम का प्राणी ये शेष समाज से अलग कैसे? कोई मजदूर है, कोई नहीं है। लोग कहा करते हैं ना कि ये होमो सैपियन है, मनुष्य के जाति को लोग कहते हैं होमो सैपियन है। मैं कहता हूँ ये होमो टेक्निकस है, ये यांत्रिक प्राणी है। इसके शरीर का हर अंग काम करने के लिए, कोई अंग ऐसा नहीं है जिसको निष्क्रिय रहना है। हमारे यहाँ पुराना ये कहा भी जाता है कि भाई ये शरीर मिला ही काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। अब आप जरा अपने हाथ को देखिए तो ये अकेला हाथ कितने प्रकार के काम कर सकता है, जो कोई रोबो नहीं कर सकता, कोई यंत्र नहीं कर सकता। कितनी चीज़ों को ऐंठ सकता है, मरोड़ सकता है, उखाड़ सकता है, तोड़ सकता है, और कितनी उंगलियों में किस प्रकार की गतियां कर सकता है। ये आप देखें, हाथ को देखें, आँखों को देखें, मस्तिष्क को देखें, जिह्वा को देखें। कोई अंग ऐसा नहीं है, मैं अंदर के अंगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी बाहर के ही अंगों की बात कर रहा हूँ। पाँव को देखें, हाथ की केवल पंजों को ही क्यों, आप कोहनी को देखें, कंधों को देखें, कितना भार उठा सकते हैं। तो ये मानव की परिभाषा मूलतः एक श्रम करने वाले, कर्म करने वाले प्राणी की होगी। कर्म और श्रम में क्या अंतर? कुछ नहीं। ये तो आर्थिक आपने परिभाषाएं बदल दी कि जिसका पैसा मिले वो श्रम और जिसका न मिले वो कर्म। ये क्या बात है? ये कुछ मौलिक प्रश्न हैं जिसके बारे में हमें गहराई के साथ सोचना चाहिए। अब आज हम बैठे हुए हैं असंगठित श्रमिकों के क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए। ये सवाल बहुत दिनों से उठे हुए हैं देश में, लेकिन सबसे जो ताज़ी इसके ऊपर गहराई के साथ अध्ययन करने वाली रिपोर्ट थी वो अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट। संसद के सदस्य थे, वो राज्यसभा में हमारे साथ थे, मगर वो कांग्रेस की तरफ से थे। लेकिन उनकी रिपोर्ट बहुत गहराई के साथ श्रमिकों के वर्गीकरण, उनकी आर्थिक स्थिति, उनको प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, उनके जीवन की कठिनाइयाँ, उन सबको बहुत गहराई के साथ विश्लेषित करती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से जो इस क्षेत्र में
काम करने वाले बंधु बहन हैं कि उस रिपोर्ट को, और अगर पूरी को पढ़ने, मोटी रिपोर्ट है, पढ़ने की सुविधा न हो तो उसके शुरुआत में ही जो उसकी पृष्ठभूमि उन्होंने बताई है, उसका जो इंट्रोडक्शन लिखा है, उतने पृष्ठ जरूर आप पढ़ लें, देख लें, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे देश में वास्तविक स्थिति क्या है। अब पहले तो आप ये देखिए कि हम किसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, कौन है अनऑर्गेनाइज्ड और कौन है ऑर्गेनाइज्ड। तो अब अनऑर्गेनाइज्ड की परिभाषा जो कही जा रही है वो सामान्य तौर पर ये कहते हैं कि द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड माने कॉर्पोरेट हाउसेस के अलावा जो पंजीकृत नहीं है, जिनका कोई ऐसा नियमित और वैधानिक अस्तित्व नहीं है और वो निजी हैं और उनकी मालकियत किसी एक व्यक्ति के पास है या किसी परिवार के पास है, और जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं। यानी अगर 11 हो जाए तो वो गरीब आदमी भी संगठित हो जाएगा। ये 10 कहाँ से आ गई संख्या, ये मेरी समझ में बात नहीं आती। और असंगठित क्षेत्र वो है जिसके ऊपर कोई जो वैधानिक सुविधाएं किसी श्रमिक को मिलती हैं जो उस पर लागू ना होती हैं, जिसको प्रोविडेंट फंड की, सोशल सिक्योरिटी की, अपने नौकरी की सुनिश्चितता की कोई गारंटी नहीं है, कोई, यानी जो बिल्कुल एक तैरता हुआ प्राणी है समाज रूपी समुद्र में, जो बेसहारा होकर तैर रहा है, उसको कोई सहारा नहीं है, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं है, बेकार हो जाए तो पगार नहीं है और दिलाने की कोई व्यवस्था भी नहीं। तो अब आप ये देखें कि वो है कितना बड़ा समाज। आमतौर पर ये जितने भी कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं और उसके अलावा बहुत सी श्रेणियां हैं जिसमें लोग काम करते हैं, वो सब असंगठित। अब मैंने मोटा मोटा हिसाब लगा के देखा था, तो आप देखें जो घर में काम करने वाले, वो जो ये ठेला चलाते हैं, फेरी लगाते हैं, ये कुली, बहुत से कुली तो लाइसेंस्ड हैं, बहुत से अनलाइसेंस्ड हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है आजकल, ठेके मजदूर वाले, ठेके में काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। मछुआरे हैं, बुनकरों के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं। आंगनवाड़ी में यद्यपि उन्हें नियमित रूप से मानदेय मिलता है, मगर हटा दिए जाएं तो कोई उनको बचाने वाला नहीं है और बाकी कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बीड़ी मजदूर हैं, ये तो प्रहलाद जी के क्षेत्र में और पांडे जी के क्षेत्र में भारी संख्या में है, पांडे जी के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में है। इनकी स्थिति क्या है? फिर ये ऐसे लोग हैं कि जो मकान बनाने में, इमारत के काम में काम करते हैं। उसमें कुछ बिल्डर्स हैं जिनके लिए तो व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, ख़ास तौर पर उसमें इतनी संख्या में महिलाएं हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। फिर ये जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसमें काम करने वाली महिलाएं हैं जिनको प्रसव कराने के लिए या टीका लगवाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के वास्ते काम में लगाया जाता है, मगर वो भी एक तरह का ठेका है। जैसे बीड़ी वालों को 1000 बीड़ी पे कुछ मिलता है, उनको भी अगर 2 को प्रोत्साहित कर दें तो इतना पैसा, 1 को प्रोत्साहित कर दें तो इनका पैसा नहीं कर सकते। आशा क्या, निराशा है। फिर आजकल ये मध्याह्न भोजन योजना में बहुत लोग, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं। फिर ये जो मनरेगा है, ये भी असंगठित है। और अब ये फिल्म क्षेत्र में बहुत से एक्स्ट्रा हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। जब
पेंटिंग करते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं। अरे हज़ारों प्रकार की इसमें आपको श्रेणियाँ मिलेंगी कि जिनके पास एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए कोई खेती में खेतिहर मजदूर है, कुछ जो स्वयं खेती करते हैं, 2 लोग हैं घर में, 3 लोग हैं, थोड़ी सी ज़मीन है, काम करते हैं। तो एक तो वो है जो एग्रीकल्चरल लेबर है, और एक वो है कि जो स्वयं खेती करता है। वो भी अगर 10 आदमी हैं तब तो ठीक है, 11 हो गए तो संगठित मान लिया जाएगा, ये भी एक विचित्र बात है। तो ये संख्या कुल मिलाकर के जो काम करने वालों की गिनती की जाती है आज, वो करीब 14-15 करोड़ के आसपास आती है। और हो सकता है ये बढ़ कर के 16, 17, 18, कुछ लोगों के ख्याल से शायद 20 करोड़ तक भी जा सकती है, लेकिन 14-15 करोड़ के आसपास की गिनती इसको सरकार के लोग भी मानते हैं। अब ये गिनती तो है, मगर इसकी हालत क्या है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो रिपोर्ट है इसमें ऐसा है साहब कि जो सबसे गरीब लोग हैं, एक्सट्रीमली पुअर, उनकी संख्या सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में, वो है 10.9% टोटल वर्कफोर्स में। और जो पिछड़े हुए हैं मुसलमानों को छोड़कर, वो है 5.1%। और शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या 8.2%। और बिना ST SC और OBC एंड मुस्लिम के जो बात है वो है 2.1%। इसमें से 8.1% इलिटरेट हैं और 5% की कुछ न कुछ स्कूली शिक्षा हुई है। प्राइमरी तक गए हैं, नहीं गए हैं, छूट गए हैं, नहीं जा पाए, घर वालों की स्थिति नहीं है, पहुंच नहीं सकते, खाने को नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमली पुअर है। और इस तरह से एक्सट्रीमली पुअर कुल वर्कफोर्स का 5.8% है। मैंने अगर 14 करोड़ है तो उसका 5.8% ये एक्सट्रीमली पुअर है। फिर पुअर है, ये भी सबसे ज़्यादा संख्या इसकी ST एंड SCs में है, 21.5%। ऑल OBCs 15.1%, मुस्लिम्स 19.2%, अदर्स विदाउट ST SC एंड OBC 6.4%, और ये जो पुअर है ये 14.2% है। मार्जिनली पुअर माने 1 रुपया इधर से उधर हो गया तो इधर है, और उधर हो गया तो फिर पुअर है। इसकी संख्या है 22.4% ST एंड SC में। देखिए ना, सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो ST एंड SC पर पड़ रही है। ऑल OBCs एक्सेप्ट मुस्लिम्स 20.4%, ऑल मुस्लिम्स एक्सेप्ट STs एंड SCs ये है 22%, और बाकी जो बचे इन सबको छोड़ के उनकी संख्या है 11%। और इस तरह से ये जो मार्जिनली पुअर हैं ये है 19%। फिर है वल्नरेबल एक संख्या कि जो पर अगर जरा सी भी मार पड़ी तो वो उधर लुढ़क जाएंगे। गरीब है, कमज़ोर आदमी है, जैसे आदमी चल रहा है, कमज़ोर है, नहीं चल सकता, गड्ढा आया तो खट से गिर गया, मार्जिनली है ना, जरा सा भी वल्नरेबल है, थोड़ा सा भी धक्का लगा तो इधर से उधर चला जाएगा। उसके लिए कहते हैं कि ये जो वल्नरेबल है ये ST एंड SC में ये भी सबसे ज़्यादा है 33%। ऑल OBCs एक्सेप्ट मुस्लिम्स 39%। ये ज़रा विचार करने की बात है। ऑल OBCs में वल्नरेबल 39%। फिर ऑल मुस्लिम्स एक्सेप्ट ST एंड SC 34%, और अदर्स ये भी कम नहीं है 35%। यानी जो वल्नरेबल संख्या है इसको आप गौर से देखें, ये लगभग सारे समाज में बराबर है।
33%, 39%, 35%, 35%। यानी समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो आज की आर्थिक स्थिति में वल्नरेबल है, वो संभलने के लिए उसको कठिनाइयाँ हो रही है। थोड़ा सा भी धक्का लगा तो वो गरीबी की तरफ चला जाएगा, पुअर हो जाएगा, और धक्का लगा तो एक्सट्रीमली पुअर हो जाएगा। तो 40% के लगभग अगर किसी समाज में स्थिति ऐसी हो, 40%, ये बड़ी ख़तरनाक बात, ये समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के लिए, देश की एकता के लिए भी बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। 40% लोग, इनके सामने सिवाय सुबह शाम रोटी के कोई, उनसे कहो राष्ट्रीय एकता और ये संकट और वो संकट, वो कहेगा भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। उसके सामने इसके अलावा और कुछ उसको पता नहीं है। ये संख्या 39% है, लगभग 40% समझिए, हाँ 40%। अब इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो पुअर और वल्नरेबल संख्या मिला करके सारे देश में, अलग अलग पड़ता नहीं में, 78%, पुअर एंड वल्नरेबल मिला करके 78% है। ये जो 78% है, ये वास्तव में मेरी दृष्टि से गरीबी का मापदंड है देश में। ये जो वर्ग है 78%, वो लोग कहते हैं ना 27% है, 22% है, 37% है, 34% है। मैंने संसद में भी कहा कि आप ही की रिपोर्ट बोल रही है, ये जो पुअर एंड वल्नरेबल है, ये इसमें बड़ी संख्या में जरा भी झटका लगा, दूध का दाम बढ़ गया, खाद्यान्नों का दाम बढ़ गया, बीमार हो गया, 4 दिन नौकरी से बस काम नहीं मिला करने को, ये उधर की संख्या है। इसलिए किसी भी देश के लिए जब आप जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हो ना, मैं उसकी संख्या का आपको अनुमान दे रहा हूँ, देश की 78% संख्या के लिए आपको काम करना है। और ये आंकड़े हैं 2005 के, आज ये संख्या शायद और बढ़ गई, उसके अभी आंकड़े हैं नहीं, अभी नई सेंसस के भी पूरे आंकड़े मिले नहीं, और NSSO भी अब नया होगा तब पता लगेगा, और फिर कुछ आवाज़ उठेगी, फिर कोई ऐसी कमेटी बैठेगी, तब शायद कुछ आपको असलियत और उसकी वास्तविकता पता लग पाएगी। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये स्थिति आज हमारे देश में है, और ये ख़तरनाक स्थिति है, इसको किसी भी देश में हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि कानून क्या है, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा विस्तार से समय नहीं लूँगा। आपके जो अगर कोई आप इस संबंध में कानून की बात करते होंगे, कौन से कानून हैं, किस वर्ग के लिए क्या है, कब बने हैं, कैसे बने हैं, कितने कमज़ोर हैं, कितने उनके क्रियान्वयन में लूप होल्स हैं, छिद्र हैं, ये वो सब आपको बताएंगे, और क्या उनको सुदृढ़ करना है। लेकिन ये जो संविधान है वो क्या कहता है इस बारे में? आखिर तो इसकी मूल भावना जो कानून बनते हैं तो संविधान से के आधार पर बनते हैं। तो संविधान में 2 बातें हैं, देखिए, एक तो है नीति निर्देशक सिद्धांत, और एक होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार में है राइट टू लिव, हमको जीवन का अधिकार है। अब वैसे ये अधिकार संविधान से नहीं मिलते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं संविधान में जीने का अधिकार मिला है इसलिए हम जिंदा हैं। नहीं, अगर संविधान में न लिखा हो तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार इसलिए है क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है एक मनुष्य के नाते। ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकार है जिंदा रहने का। अगर जिंदा रहने का अधिकार है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुझे जिंदा रहने के लिए जितनी भी तंत्र की आवश्यकता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान मुझे कानूनी तौर पर भी अधिकार देता है, मानव अधिकार के तौर पर, प्राकृतिक अधिकार, मैं नेचुरल राइट कहता हूँ इसको। मनुष्य का ये स्वाभाविक अधिकार है, वो जिंदा है, पैदा हुआ है, तो उसे भोजन का अधिकार होगा ही होगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मानव शरीर इतना ही तो नहीं है, उसको पाँव मिले हैं तो चलेगा भी, हाथ मिले हैं तो काम भी करेगा, आँख मिले हैं तो देखेगा भी, दिमाग मिला है तो पढ़ेगा भी, मुंह मिला है तो बोलेगा भी। तो ये सारे अधिकार जो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं वो मैं उनको नेचुरल राइट्स कहता हूँ, स्वाभाविक प्रकृति का अधिकार। कोई संविधान लिखे या न लिखे, लेकिन मुझे जिंदा रहने का अधिकार है,
तो मुझे खाने का अधिकार है, और खाने के लिए श्रम करने का, रोजगार करने का, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार है, और वो अधिकार मुझे जहाँ भी मिलेगा उसके लिए आने जाने का अधिकार है, और मैं अपने इस अधिकार को ठीक ढंग से प्रयोग कर सकूं इसलिए पढ़ने लिखने का अधिकार है, और पढ़ लिखने के बाद में सही बात बोल सकूं इसलिए मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, और कहीं कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको मैं देख सकूं तो मुझे देखने का भी अधिकार है। तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ लिवलीहुड, राइट ऑफ ट्रेड, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सब हमें इस शरीर के साथ मिले हैं। ये प्रकृति दत्त हैं, ईश्वर दत्त हैं, ये अनएलियनेबल हैं, इनको कोई खंडित नहीं कर सकता। अब आपने ये 78% जो ये जनता है इसके साथ क्या किया है? क्या इसको इसके प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं? डू दे हैव देयर नेचुरल राइट्स? क्या इन्हें लिखने पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है? क्या इन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार मिला हुआ है? दवाई मिलती है, अस्पताल मिलता है? क्या इन्हें अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार मिला हुआ है? ये जो मौलिक प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हमें इसको मन में पहले उतारने की जरूरत है। आप खाली वोट लेना है इन लोगों का, अगर इसलिए काम करेंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ आपसे। लेकिन अगर आप एक मनुष्य के नाते इनके अधिकार हैं वो हमें दिलाना है, उसके लिए काम करेंगे, तो आप भी संवेदना से काम करेंगे, एक मानवीय लक्ष्य के साथ काम करेंगे, और मानव जीवन के अपने कर्तव्य को चुकाने के अधिकार को मिले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं कि विषमता हो रही है, आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है, तो आपका ये स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप इसका प्रतिकार करें। इसलिए नहीं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जोड़ा है, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो सेकेंडरी बात। बुनियादी बात यह है कि इस वर्ग को जो उसका मौलिक अधिकार है, जो उसका निसर्गदत्त अधिकार है, वो मिलता है या नहीं मिलता है। वो मिलेगा तभी तो वो वोट का भी अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। और अगर आप उससे खाली वोट मांगेंगे तो एक बार दे देगा, दोबारा नहीं देगा, घुसने नहीं देगा दोबारा। आपको बता रहा हूँ, जैसा हो रहा है बहुत सी पार्टियों के साथ, बहुत से लोगों के साथ। इसलिए इस क्षेत्र में जिन्हें काम करना है वो है ना, वो शीश उतारे भुईं धरे तब ईश्वर के दर्शन हो ना, वो कबीर का वो। हाँ, तो इसमें वही है, शीश उतारे भुईं धरे तब इसका उपकार होए वरना न होए। ये जान के चलिए, ये बड़ा कठिन काम है, बड़ी कठिन डगर है। प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न जाने कोई। तो ये है सवाल। इसलिए मैं इस प्रश्न को, इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। अब देखिए, संविधान कहता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, ये राज्य कोशिश करेगा, कानून बनाएगा वगैरह। मौलिक अधिकार नहीं दिया, निदेशक सिद्धांत के दिया। लेकिन एक दो बातें और मज़ेदार कही हैं संविधान में, जिसका ध्यान सरकारें भी नहीं देती और संसद भी कम देती है। निदेशक सिद्धांत 42 का जो हमारे इसका अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। अब ये न्याय संगत और मानवोचित दशा है। अब ये जितने वर्ग मैंने आपको बताए हैं, जितनी गिनती की है श्रेणी की, क्या उसको न्याय संगत और मानवोचित दशा काम करने की मिलती है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध सरकार को करना चाहिए। निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं दिया, लेकिन डायरेक्ट मतलब तो वही है करीब करीब। क्या मिल रही है उसको? मैंने संसद में सवाल किया था अभी मजदूरों की बहस पर। मैंने कहा ये बताइए भगवान, प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, नहीं मिल रही। वो बड़े आदमी हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये बात है। फिर आगे चलिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि, ये 43वें, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, सभी कर्मकारों,
काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। बहुत ऊंची बात कहेगी। है इंग्लिश में? अच्छा। लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. And in particular, the state shall endeavor to promote cottage industries, etc., etc. अब साहब मैंने सवाल पूछा है संसद में और अभी तक उसका जवाब नहीं मिला और कोई जवाब नहीं देगा उसका, कोई सरकार जवाब नहीं देगी। ये मिनिमम वेज क्या है और लिविंग वेज क्या है और फेयर वेज क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वेज? अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में ये जो 78% व्यक्ति हैं ये 12 रुपए से 20 रुपए प्रतिदिन के ऊपर जिंदा है। मैक्सिमम 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मिनिमम 12 रुपया प्रति प्रतिदिन। इज इट द लिविंग वेज और इज इट द वेज इटसेल्फ? क्या ये वेज है? क्या इसे आप किसी तरह का भी मूल्य कह सकते हैं श्रम का? क्या कह सकते हैं? 12 रुपये, 20 रुपये। हमने कहा था उनसे, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष महोदय से, वो 30 रुपये की बात कर रहे थे। हमने कहा हम आपको 900 नहीं, महीने में 900 होंगे ना 30 रुपये के हिसाब से, तो हमने कहा हम आपको 1000 रुपये देते हैं, आप घर चला के दिखा दो। क्या मतलब है इस बात? 20 रुपये और 12 रुपये की ये रिपोर्ट कहती है 2005 की। ये 78% जनता इतने बड़े अंतर के साथ रहती है। व्हाट इज मिनिमम वेज? कम से कम कितना मिलना चाहिए? फिर फेयर वेज क्या है? उचित मजदूरी क्या है? फिर लिविंग वेज क्या है? फिर वो कहता है कि उसको इतनी सुविधा मिलनी चाहिए काम करने की कि वो श्रम का भी से मुक्त होकर लेजर, मनोरंजन कर सके, विश्रांति का अनुभव कर सके। इज दैट फॉर इट? ये जितने मैंने आपके सामने गिनाए हैं, इनमें से किसी को लेजर मिलता है? किसी को विश्रांति मिलती है? किसी को घर में बैठ के टीवी देखने का मौका मिलता है, या बच्चों के साथ घूमने फिरने जाने का मौका मिलता है? या अगर वो चाहे कि मैं भजन में चला जाऊं तो क्या वो अपनी इच्छा से जा सकता है? व्हाट कैन यू डू? वेयर इज दिस लेजर? तो कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और सांस्कृतिक जीवन के लिए उसको आप सुविधा दे रहे हैं? किसको और क्यों? और क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर आपके संविधान में लिखा हुआ है तो क्यों नहीं? इसी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था कि सरकार कोशिश करेगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। मैं मंत्री बना, मैंने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, इसे फंडामेंटल राइट में डाल। मौलिक अधिकार हो गया, कानून बनाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। हमसे पूछा गया इतने 48,000 करोड़ रुपए आप कहाँ से लाएंगे? हमने कहा जहाँ से आप सरकारी कर्मचारी को 5वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ धन देंगे, वहीं से इसके लिए भी लाएंगे। एजुकेशन सेस लगवाए। आप बढ़िया कार चलाने वालों के लिए रोड टैक्स लगा सकते हैं, आप पेट्रोलियम पे टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इस देश के बच्चों को शिक्षा करने के लिए आप सेस नहीं लगा सकते। और बड़े लोग बिगड़े साहब, संसद में, उसमें पार्टी के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी कहाँ से पैसा अब चल रहा है। हमने तो खूब अच्छी तरह से चलाया था। वो कितना कमज़ोर ताकतवर है वो अलग बात है, लेकिन मूल भावना ये है कि आप दो अधिकार। जिस दिन आप ये अधिकार दोगे कि नहीं
मिनिमम वेज इतनी मिलनी ही होगी, तो जहाँ से सब बातों के लिए पैसा आता है वहाँ से आपको इसके लिए लगे। आप 5 लाख करोड़ रुपए हर साल कॉरपोरेट हाउसेस को टैक्स में छूट देते हो, 5 लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ क्यों नहीं देते आप? उसमें से आप 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए इसी तरह लगा दो। क्या हो रहा है? संविधान कुछ कहता है, भारत की संस्कृति कुछ कहती है। मैंने संसद में बताया कि चाणक्य ने क्या लिखा। चाणक्य ये कहता है कि राजा को अपने कर्मचारी बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए, और जो ईमानदार हो उसको परमानेंट कर देना चाहिए, और जो बेईमान हो उसको निकाल देना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जो बेईमानी कर रहे हैं, 100-100 200 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा करके वाले IAS अफसर हैं, रोज बेईमानी करके घूस लेकर के बैठने वाले मंत्रियों तक हैं, वो सब तो परमानेंट है। और जो ये ईमानदार आदमी काम कर रहा है ये निकाल दिया जाता है, कहता तू जा, तू ठेके पे जा, बिकम ए कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, तुझे परमानेंट नहीं करेंगे, तेरे लिए स्थायी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि तू ईमानदार है। तू बेईमानी कर तो तू भी हो जाएगा, घूस दे तो तू भी परमानेंट हो जाएगा, घूस लेता रहे तो तेरी तरक्की होती रहे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सी सामाजिक व्यवस्था है? कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? ये मेरी समझ में नहीं आता। ये मैं आपके सामने प्रश्न उसके पूरे निर्वस्त्र रूप में रख रहा हूं। और ये मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ मैं सब संसद में बोल चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ बाहर ही बोल रहा हूँ, वहाँ बोल चुका हूँ। पर पार्टियां इधर नहीं जाएंगी, क्योंकि पार्टियां चुनाव का चंदा बड़े धन्ना सेठों से लेती हैं। इस व्यक्ति के पास चुनाव के लिए चंदा देने का पैसा नहीं, इसको उस पैसे से खरीदते हैं। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत क्या है? चुनाव का उत्सव आएगा, 2 बोतल शराब पिला देंगे, कुछ साड़ियाँ दे देंगे, कुछ रुपए दे देंगे, और जय जनतंत्र। इसकी तरफ इसलिए ध्यान नहीं है। इसको वोट का अधिकार है, मगर इसके पास नोट नहीं है। तो वोट तंत्र के स्थान पर समाज में आज संविधान की घोर उपेक्षा किए हुए नोट तंत्र है। ये जो मौलिक प्रश्न उभर रहे हैं इसमें से वो है। ये क्यों है? आप जिस अर्थव्यवस्था को आज चला रहे हैं उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। ये सब जो कुछ है ये हमारे देश में जो हमने ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आर्थिक तंत्र स्वीकार किया है उसका ये दुष्परिणाम है। और यही नहीं, ये सारी दुनिया में है। आज अमेरिका भी चिलमिला रहा है। अमेरिका में गरीबों की संख्या कम नहीं है, बेघर लोगों की संख्या कम नहीं है, स्ट्रीट स्लीपर्स की संख्या कम नहीं है, बढ़ रही है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, वो चिल्ला रहे हैं। और अपने यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है पहले कि पूरे तौर पर आप अपने आर्थिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करें। आज समय आ गया है कि हमें सारी दुनिया से ये कहना पड़ेगा, भारत में विशेषकर, कि आप अपने सुख सुविधामय उपभोक्तावाद से परिपूर्ण जीवन शैली को बदल डालिए। अगर नहीं बदलेंगे तो ये विश्व तो नष्ट होगा ही होगा, भारत भी नष्ट होने से बचेगा नहीं। ये जो कंजम्पशन की डिस्पैरिटी है ना, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इस देश में प्रतिदिन की सैलरी, वो सैलरीड भी है, वैसे बिजनेसमैन भी है, करीब करीब 17 लाख रुपए आते प्रतिदिन। उसके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी क्या है? कोई अनुपात होना चाहिए कि नहीं?
अगर 1 और 10 का हो तो उसकी 1,70,000 होनी चाहिए। तेरे 17 लाख है तो इसकी 1,70,000। और अगर 1 और 100 का भी हो तो 17,000 होनी चाहिए। यहाँ कितने? 12 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। जो सरकारी मैक्सिमम है, मिनिमम वेज कितने? 120 रुपया प्रतिदिन, 150 रुपया प्रतिदिन। हाँ, अब आप ये कोई मतलब है इस बात का? कोई पार्टी इस बात का नारा नहीं उठा सकती आज कि एक अनुपात निम्नतम और अधिकतम में होना चाहिए। ये जरूरी है। अधिकतम बढ़ाओ आप, हमें चिंता नहीं है, मगर न्यूनतम भी बढ़ाओ। आप अरबपति, खरबपति, 10 अरबपति, अरबों अरबपति बनिए, कोई चिंता नहीं है। मगर मैं भी तो कहीं हूँ, मैं भी इसी संविधान का बाशिंदा हूँ। मेरे लिए भी एक संविधान ने व्यवस्था की है। आप मेरे वोट से संविधान बनाने वाली समिति में पहुंचे हुए हो। व्हाट अबाउट मी? और ये सवाल उठ रहा, अगर आप ऐसे हल नहीं करोगे तो ये फिर दूसरे ढंग से हल होगा। दुनिया के बहुत देशों में हल हो रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आर्थिक नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया और दीनदयाल जी के एकात्मवाद के रास्ते पर नहीं लाया गया तो दुनिया भी नहीं बचेगी, भारत भी नहीं बचेगा। और अगर उस रास्ते पर हम आए तो देश भी बचेगा और दुनिया भी बचेगी। पूंजी बहुत अच्छी चीज है, मगर पूंजीवाद उतनी अच्छी चीज नहीं है। उपभोग बहुत जरूरी है, मगर उपभोक्तावाद ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, मगर मानव श्रम और मानव शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं। ये जो आज सवाल है, उस सवाल से ही ये हल निकलेगा इसका। जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल तंत्र कृषि और भारतीय व्यापार के तौर तरीकों पर आधारित नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। आज फिर से खतरा आ रहा है। अगर ये FDI इन रिटेल आ गया ना, तो सबसे ज्यादा खतरा फिर इसी असंगठित क्षेत्र को और कृषि क्षेत्र को है। लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ये समझने की जरूरत है। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और आप बढ़ रहे हो, इसका भी मुझे एहसास हो रहा है। बढ़िए, तेजी से बढ़िए। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस नवीन भारत का उदय, शक्तिशाली भारत का उदय यहाँ की झोपड़ियों से, खेत के मैदानों से और श्रमिकों के भुजदंड से होगा, वो यथार्थ आप सिद्ध करके दिखाएं। ये मेरी आप सबके लिए शुभकामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।